आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। भारत और नेपाल के एक अलग अध्याय की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की 2 दिनों की यात्रा पर नेपाल पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ आज मंदिरों के दर्शन किए बल्कि ये भी स्थापित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में धार्मिक संबंध बहुत पुराने हैं, यानी कि आदिकाल से हैं। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक की बस सर्विस का न सिर्फ उन्होंने उद्घाटन किया बल्कि जनकपुर में जाकर सीता मैया की पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पूजा अर्चना ही नहीं की बल्कि वहां पर जनता को संबोधित भी किया, यह प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने और उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी कोशिशें कर रहे हैं। आस्था का केंद्र जनकपुर धाम, सीताराम सीताराम की गूंज से भक्तिमय है माहौल। नेपाल और भारत के रिश्तों के लिए ये पल बेहद खास है। पहली बार भारतीय पीएम जनकपुर धाम पहुंचे हैं और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनकी अगवानी की। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पुजारियों ने मोदी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को पारंपरिक गुलाबी पाग पहनाया गया। मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष पूजा की। जानकी मंदिर में षोडशोपचार पूजा केवल विशेष अतिथि ही करते हैं। इसमें तांत्रिक मंत्रोच्चार समेत 16 विधि विधान से पूजा की जाती है। इस धार्मिक संस्कार के दौरान सीता जी की पूजा की जाती है और उन्हें पोशाकों और आभूषणों से सजाया जाता है। बताया जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जानकीपुर धाम में पूजा अर्चना की थी। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये पूजा की। मंदिर में जिस वक्त पीएम मोदी प्रार्थना कर रहे थे तब सीता और राम के भजन बजाए गए। मंदिर परिसर में खास पल उस वक्त आया जब पीएम मोदी ने खुद मंजीरा बजाया। मंदिर परिसर में 3 जगहों पर पीएम मोदी भगवान राम और जानकी माता के दर्शन करने पहुंचे। आज मेरा सौभाग्य है कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने जानकी मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, जनकपुर, नेपाल। भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं कि उनकी इस यात्रा में धार्मिक स्थानों पर दर्शन करना कितना प्रमुख है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल और हिंदुस्तान के संबंधों में आई थोड़ी सी खटास को भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनकपुर धाम से अयोध्या के बीच बस सर्विस को आज हरी झंडी दिखाई गई और ये बस कल अयोध्या पहुंचेगी। इसके साथ साथ रामायण सर्किट के विकास की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम कदम वहां पर उठाए हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि हाल के कुछ एक सालों में नेपाल और हिंदुस्तान के बीच जो थोड़ी दूरी आती जा रही है, जिसमें चीन ने अहम भूमिका निभाई है, उस दूरी को पाटने की पूरी कोशिश हिंदुस्तान अपनी इस प्रधानमंत्री की यात्रा के जरिए पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जनकपुर धाम का जानकी मंदिर, यहाँ बहती है आस्था की सरधा। यहाँ कण कण में है सीताराम। मंदिर में राम, जानकी और लक्ष्मण की अलौकिक प्रतिमा।
भक्ति का ऐसा अनंत सागर कि कोई भी आस्था के रंग में सराबोर हो जाए। ये है सीता की नगरी में उत्सव का माहौल। राम और सीता के नाम पर किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। सामने है माता जानकी का मंदिर और यहाँ झूमते और नाचते गाते लोग। आप देखिए किस तरीके से जानकी धाम में लोग राम और सीता के नाम पर झूम रहे हैं। आस्था की इसी नगरी जनकपुर से रिश्तों को नया आयाम देने के लिए पीएम मोदी ने अपने नेपाल दौरे की शुरुआत की। अपनी इस खास यात्रा को पीएम मोदी ने पड़ोसी पहले की नीति करार दिया है। अपनी इस खास नीति के तहत पीएम मोदी ने इस खास बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बस का नाम जनकपुर अयोध्या है। बस नेपाल के जनकपुर से सीतामढ़ी होते हुए पहले गोरखपुर फिर अयोध्या पहुंचेगी। इस बस में 35 सीटें हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या रूट रामायण सर्किट का हिस्सा है। बस के अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका स्वागत करेंगे। इस दौरान अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 12 मई को ही बस वापस जनकपुर के लिए चली जाएगी। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे लिए आज खुशी है कि जिस उत्तर प्रदेश ने, जिस बनारस ने मुझे सांसद बनाया, 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। नेपाल के लिए पर्यटन उद्योग का विकास बेहद अहम है। इसमें दो राय नहीं कि रामायण सर्किट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। वहीं इससे भारत नेपाल के रिश्तों में भी गर्माहट बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, जनकपुर। और आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार जनकपुर धाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्या है इस जगह में, क्या मान्यता है इस जगह की, जिसकी वजह से हजारों या यूं कहें कि लाखों लोग यहां पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। जनकपुर धाम, इस मंदिर को लोग जागृत मानते हैं क्योंकि यहीं सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आस्था का अहम केंद्र जहां हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। मंदिर के इर्द गिर्द अनोखे शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आदिकाल से ही राजा जनक और सुनैना की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद जो विवाहित जोड़े इस धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, उनका पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इसी मंदिर में पीएम मोदी ने पहली बार पूजा अर्चना की। ये स्वागत सम्मान निमित्त शायद देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं हूं, लेकिन नेपाल ने जो सम्मान स्वागत दिया है वो हजारों वर्ष की हमारी परंपरा का सम्मान है। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। माता सीता के लिए अहम है मिथिला की भूमि, जिस धरती पर माता सीता ने लिया था जन्म, जहां जमीन से प्रकट हुई थी जानकी, जिस जनकपुर में जनक की दुलारी बनी जानकी, जहां जानकी का हुआ पालन पोषण, बचपन से विवाह के पहले तक का सफर तय किया, जो अयोध्या सीता का ससुराल बना, श्री राम से स्वयंवर रचाया और शादी के बाद जनकपुर से अयोध्या आ गई। माता सीता की जिंदगी में आए 3 अहम पड़ाव उनकी जिंदगी के सफर की पूरी कहानी बयां करते हैं। माता जानकी की जिंदगी में आए ये 3 पड़ाव हैं। बिहार के सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, मान्यता है कि यहीं धरती से सीता प्रकट हुई। पुनौरा धाम से राजा जनक सीता को नेपाल के जनकपुर ले गए। राम से शादी के बाद सीता उत्तर प्रदेश के अयोध्या अपने ससुराल आ गई, जिसे सीता माही भी कहते थे। कहते हैं माँ सीता की ये धरती है। माता सीता यहीं पर हल चलाते हुए राजा जनक को खेत में मिली थी और तब से इस जगह का नाम सीतामढ़ी हो गया। जिस रामायण सर्किट को बनाने की बात की जा रही है, जनकपुर अयोध्या के अलावा वो तीसरी जगह पुनौरा धाम ही है जिसे रामायण सर्किट से जोड़ा जाना है।
पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम से माता जानकी की जीवन यात्रा शुरू होने की मान्यता है। ये वही जगह है जिसे रामायण में माता जानकी की जन्मस्थली के रूप में बताया गया है। ये है माता जानकी का वो मंदिर जिसे देखने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और इस जगह का ही जुड़ाव है सीधे नेपाल के जनकपुर से, क्योंकि यहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, यहाँ माँ सीता पाई गई और कहते हैं जनकपुर में ही फिर राजा जनक की यहाँ माँ सीता पली बढ़ी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। पुजारी जी, इस पुनौरा धाम का क्या महत्व? यहाँ का ये महत्व है कि राजा जनक जी जिस समय राज करते थे उस समय लंका पर जो है राजा रावण राज करते थे। राजा रावण जो है टैक्स के रूप में साधु संतों से खून लिया करते थे, वो घड़ा में जमा करते थे। राजा रावण और राजा जनक जी के बीच एक बार वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें राजा रावण पराजित हो गए थे। वह पुण्यारण्य जंगल में उस घड़ा को लेकर गाड़ दिए। जो हल चलाने अकाल पड़ा, इस पर राजा जनक जी को हल चलाना पड़ा। हल चलाने के क्रम में सीता जी की जन्म हुई। कहते हैं कि सीतामढ़ी का नाम सीता के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि इस जगह पर माता सीता ने भूमि से जन्म लिया था, इसीलिए इस जगह का नाम सीतामढ़ी पड़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सीतामढ़ी। और आइए बात करते हैं उस विवाद की जिसने आज हम सबों के सामने एक विचित्र समस्या खड़ी कर रखी है। बात है गुरुग्राम की, यानी कि गुड़गांव की। और यहाँ पर नमाज अता करने को लेकर एक बड़ा विवाद पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रहा था। उस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य प्रशासन ने जो रास्ता निकाला वो अपने आप में अनोखा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में ऐसा रास्ता कभी निकाला नहीं गया। तमाम उन जगहों पर जहां मुसलमान समाज के लोग नमाज अता करते हैं शुक्रवार को, जहां पर वो सड़कों पर आ जाते थे, चौराहों पर आ जाते थे, तमाम मैदानी इलाकों में आ जाते थे, अब उन जगहों को संकुचित कर दिया गया है। अब सिर्फ 9 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर मुसलमान नमाज अता कर सकते हैं और वो मस्जिदों के बाहर की जगह है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अब किस जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी और कौन सी जगह ऐसी है जहां सड़कों पर भी लोग बाहर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, ये अब सरकार चिन्हित करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये मिसाल देश भर के लिए होगा और ऐसे में ये बात सिर्फ नमाज तक नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद बात दूर तक जाएगी। सरकारी जमीन है या सड़क के किनारे कई जगह ये जहाँ खाली जगह दिखाई देती है वहीं नमाज पढ़ने लग जाते हैं। गवर्नमेंट की जगह हो या वो आपकी हो, किसी की भी जगह हो, ये खुले में नमाज पढ़ना हमारी मजबूरी है। एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी, अब ये पूर्ण रूप से उनका अधिकार अपना जमाएंगे। कल की मीटिंग में यही हुआ कि रमजान से पहले इसकी कोई सही रास्ता निकल जाएगा। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर छिड़ा संग्राम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कितनी जगहों पर नमाज पढ़ी जाएगी, कहां-कहां खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति है या नहीं, इस बात को लेकर संग्राम छिड़ा है। इस बीच प्रशासन, हिंदुवादी संगठन और मुस्लिम संगठनों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में मुस्लिम समुदाय 100 जगहों पर नमाज पढ़ने की मांग कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 9 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन के इस फॉर्मूले से मुस्लिम समुदाय को नाराजगी है, तो वहीं हिंदुवादी संगठन के लोग इस फॉर्मूले को जायज ठहरा रहे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू संगठन को, तो वो प्यार से हमसे भाईचारे में बात करें। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम डिस्प्यूट या माहौल खराब करना नहीं चाहते। और प्रशासन ने हमें बहुत सिक्योर किया कि हमें कि आप जहां भी नमाज पढ़ेंगे हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप परेशान घबराने की जरूरत नहीं। प्रशासन ने कहीं विवादित स्थल पर कहीं नमाज पढ़वाई या हमारे जो है कोई धार्मिक स्थल के आसपास नमाज प्रशासन पढ़वाता है तो हमें ऐतराज होगा। वो ऐतराज हम जो है अगले दिन प्रशासन को बताएंगे। इस बीच प्रशासन पूरे मामले पर सावधानी बरत रहा है। सरकार और प्रशासन से जुड़े लोग इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मामले का सर्वसम्मति से हल निकालने का दावा किया जा रहा है। कमिंग फ्राइडे का भी है और रमज़ान का भी है और डिस्कशंस ऑन हैं और कुछ न कुछ इलाज इसका हम ठीक निकालेंगे। वहीं खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों की कई दलीलें हैं। हिंदू संगठनों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसके मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों से नमाजियों की दूरी तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। मस्जिद के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति ना दी जाए। हमने ये मांग रखी थी अपने मांग पत्र में कि 2 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ मस्जिद है उसमें उनको कोई जगह ना दी जाए,
क्योंकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं और धार्मिक जो स्थान हैं हिंदू समाज के, उनसे उसकी दूरी बनाकर रखी जाए। फिलहाल नमाज के स्थान को लेकर बातचीत का दौर जारी है। हर कोई यही चाहता है कि विवाद का हल शांति के साथ हो, लेकिन रमजान का महीना नजदीक आ रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म और धार्मिक मान्यताओं को मानने की आजादी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को है, लेकिन आज सवाल कई खड़े हो रहे हैं हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर सरकार ये तय करती है कि नमाज पढ़ने की जगह कौन सी होगी, कहां पर नमाजी नमाज अता कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते, तो कल को यह सवाल भी उत्पन्न होगा कि कहां पर पूजा की जा सकती है और कहां पंडाल लगाए जा सकते हैं। कल को यह सवाल भी उत्पन्न होगा कि किस रास्ते से आप एक रैली निकाल सकते हैं, यानी कि आप धार्मिक रैली निकाल सकते हो, किस जगह से आप सामाजिक ताने बाने को ठेस ना पहुंचे, इसकी बातें भी कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जिस तरह से हरियाणा सरकार मुसलमानों के नमाज पढ़ने के मामले पर सरकारी दखल को मजबूत कर रही है, ठीक इसी तरीके से उन तमाम जगहों पर जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर हिंदुओं के लिए भी इसी तरह का अवरोध पैदा किया जा सकता है। तो क्या अब हम दरअसल सरकार को यह अधिकार देना चाहते हैं जिसके जरिए सरकार यह तय करे कि हमें कहां पूजा करना है, कहां नमाज अता करनी है, कहां हमें अपने इष्ट देव को याद करना है? जाहिर सी बात है, हम इसका मतलब कि संविधान की धाराओं का सीधा तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब एक नहीं है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन ये नमाज हर बार की तरह से एकदम जुदा थी। इस बार यहां पुलिस का पहरा था। पहरा इसलिए क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर सूबे में हंगामा मचा है। गुरुग्राम में कितनी जगहों पर नमाज पढ़ी जाएगी, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने सिर्फ 76 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 76 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, ताकि तनाव फैलाने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। आसपास के इलाके पर भी अलर्ट रखा गया। हम चाहते हैं भाईचारा हमारा बना रहे, शांति से काम सारा हो जाए। हिंदू मुस्लिम गुड़गांव में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलग अलग है, बिल्कुल एक भाईचारे की तरह हम सब रहे। दरअसल कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग नमाज पढ़ने के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि नमाज मस्जिदों और ईदगाहों जैसे धार्मिक स्थलों के परिसरों के अंदर ही अदा की जानी चाहिए। इसी के बाद गुरुग्राम में अचानक से सवाल गर्मा गया है और नमाज को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। हमारे पास मसाजिद नहीं है, जगह नहीं है, पर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर सेक्टर में, हर कॉलोनी के अंदर सबको जगह मिलती है, तो एक मस्जिद की जगह हमें भी मिलनी चाहिए कि अगर कॉलोनी में आप हमारे रिश्तेदार हैं या बाहर से कोई आते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ लोग नमाज पढ़ने की जगह को लेकर बंदिशों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन भी बता रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 26 में लिखा है कि हर किसी को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्ण होना चाहिए और उस जगह की सरकार से जिम्मेदारी के साथ होता है कि हमारी नमाज को शांति तरीके से प्रशासन के द्वारा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिन अगले हफ्ते में सिकंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज पढ़ने का टाइम शुरू हुआ है उस टाइम हम लोग को भगा दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए कोई चीज का तकलीफ हो रहा है या हम लोग का मस्जिद मिले, कैसी जगह हम लोग को मस्जिद मिले कि हम लोग यहाँ नमाज पढ़ना हो तो हम वही जाएंगे। मेरी हरियाणा सरकार से बस एक ही मांग है, आप या तो जमीन मुहैया कराइए, आप वो करा दीजिए उसको। मुस्लिम भाई पे करने के लिए तैयार है, जमीन मुहैया कराइए मुस्लिम भाइयों के लिए, वो पे करने के लिए तैयार है चीज को। बहरहाल अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का है, जिसके लिए गुरुग्राम पुलिस तमाम इंतजाम भी कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक महापुरुष थे? क्या थे मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय जनता पार्टी के लिए? यह सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते रहे हैं और इस बात को प्रचारित करते रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से सम्मानजनक तरीके से नहीं देखा जा सकता। और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विवाद इतना बड़ा सर चढ़कर सुर्खियां बटोरता रहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बहराइच की सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जबरदस्त तारीफ की है। अब समझ में यह नहीं आता, मामला बड़ा कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजिया गया है दिमाग।
भाई जिन्ना अच्छे हैं या बुरे हैं, बीजेपी एक बार तय कर ले, वरना जनता तय ही नहीं कर पा रही कि बीजेपी चाहती क्या है और सोचती क्या है। एएमयू से जिन्ना की तस्वीर पर विवाद शुरू हुआ, हो हल्ला मचा, हंगामा हुआ और फिर जिन्ना पर एक नई बहस छिड़ गई। बीजेपी जिन्ना को बंटवारे का विलन मानती है। यूपी के मुख्यमंत्री जिन्ना को महापुरुष कहने से इनकार करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने अलग राग अलाप दिया है। सावित्री फुले के लिए जिन्ना महापुरुष हैं और जिन्ना तस्वीर पर विवाद उन्हें बेतुका नजर आता है। बिल्कुल महापुरुष थे, उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। उनका फोटो हमारे लोकसभा में सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया गया है और ये आज नहीं, जब देश आजाद हुआ है तभी उनका सम्मानित किया गया है और उनका सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए और सम्मान के साथ जहां भी उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए वहां पर उनको लगाया जाना चाहिए। वो भारत के महापुरुष थे, महापुरुष हैं और महापुरुष रहेंगे। सावित्रीबाई फुले अकेली नहीं हैं। इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दूसरे कई नेता भी जिन्ना की तारीफों के कसीदे गढ़ चुके हैं और बीजेपी के लिए किरकिरी का सबब बन चुके हैं। जिन्ना पर पिछले 15 दिनों से हंगामा मचा है। बीजेपी को अपने नेताओं के बयान पर जवाब देते नहीं बन रहा, तो विपक्ष बीजेपी की सियासत पर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ लोगों का जो मान मर्दन है उसकी आज प्रासंगिकता नहीं है। आज आवश्यकता है संघर्ष की, महंगाई से संघर्ष करने की, आज आवश्यकता है भ्रष्टाचार से लड़ाई की और आज आवश्यकता है राष्ट्रभक्त और देशभक्ति की। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो भी प्रसंग लाता है वो उचित नहीं है। ये पूरा जो विवाद है, ये विवाद इलेक्शन को सामने रख के, अपनी व्यक्तिगत राजनीति को सामने रख के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करने के लिए बनाया हुआ विवाद है। आरटीआई ने साबित कर दिया है कि सतीश गौतम जी को पता था, 1 साल पहले पता था कि इस बारे में आरटीआई किया गया है और उसका जवाब तलब किया गया है यूनिवर्सिटी से। फिलहाल हकीकत यह है कि जिस एएमयू से जिन्ना की तस्वीर पर विवाद शुरू हुआ था, वो तस्वीर आज भी वहीं टंगी है। न तो एएमयू से जिन्ना की फोटो हटी है और न ही इस पर शुरू हुई बयानबाजी थम रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि जिन्ना दरअसल क्या है हमारे देश के लिए, एक विलेन या महापुरुष, वैसा ही ऐसा लगता है कि स्वराज को सुराज और जन्मसिद्ध अधिकार कहने वाले बाल गंगाधर तिलक को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को सनद नहीं है कि उन्हें किस श्रृंखला या श्रेणी में रखा जाए। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के तौर पर प्रस्तुत किया जाए या दरअसल आतंकवादियों की जमात के नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने जो अपनी प्रश्नावली तय की है 8वीं के बच्चों की, उसमें 8वीं के बच्चों की किताब में लिखा है कि दरअसल बाल गंगाधर तिलक आतंकवादी संगठन के सरगना थे। अभी कोई यह बता दे कि अचानक बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी से आतंकवादी कैसे बन गए। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। जिनके दिल में बसता था हिंदुस्तान, उनकी जुबान पर थे आजादी के तराने। सरकार के सीमा पार की लड़ाइयों में और हिंदुस्तान के बाहर होने वाली लड़ाइयों में हम हिंदुस्तानी खून और हिंदुस्तानी रुपया नहीं देंगे। जिनके रोम रोम में देशभक्ति का जुनून था, हिंदुस्तान की आजादी के तिलक, जो जीवन स्वराज के लिए लड़ते रहे। आजादी के 70 साल बाद आज इस नायक के अपमान पर देश में छिड़ा है संग्राम, जिसका सबब है राजस्थान में 8वीं क्लास की ये किताब। सोशल स्टडीज की इस बुक के पेज नंबर 237 पर जो लिखा है, यकीनन वो हैरान करने वाला है। कांग्रेस हमलावर है और राज्य के मंत्री जांच का भरोसा दे रहे हैं, तर्कों से विवाद पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना है क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियलॉग्स को ऐसे मार्टियर्स के ऊपर स्थापित करना चाहती है और दूसरी तरफ जो सचमुच स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी की पूरी आहुति दी, उन लोगों को आतंकवादी बता करके उन्होंने उनका अपमान किया और हम इसका विरोध भी करेंगे और सबसे पहले शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण चाहेंगे। मैं इसकी पूरी तरह निश्चित रूप से रिपोर्ट मंगवाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें किसी प्रकार का पूरे पाठ के संदर्भ में देखेंगे आतंक का आज़ादी के आंदोलन के समय
अंग्रेज़ों के खिलाफ भय पैदा करना था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। पूरी पुस्तक में तिलक जी की सराहना है। तिलक जी ने जो कुछ भी देश की आज़ादी के लिए काम किया उसका ही उसमें उल्लेख है। उसमें इस शब्द का अंग्रेज़ों के खिलाफ उपयोग किया गया है। किताब अंग्रेजी हुकूमत की होती तो कोई जज्ब भी कर लेता, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में इस किताब में लिखे ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे हैं। एक पार्टी जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, उसी पार्टी के राज में राजस्थान में आज़ादी के नायक का यूं अपमान सियासत भी गरमा रहा है। देशभक्तों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसी आवाज़ बुलंद कर अक्सर भाजपा ऐसे मुद्दों को लेकर हमलावर रही है, लेकिन इस मामले में भाजपा बचाव की मुद्रा में है। खैर, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि इस मामले में दोषी कौन है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का एक मुद्दा जरूर मिल गया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद या आमना सामना होना कोई नई खबर नहीं है, रोज होता है ये मामला। लेकिन इस बार कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली सरकार जो सभी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रही थी, उसका ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया गया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे पर जो बात निकल कर आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एलजी को दिया, जिसने एलजी ने इस पर मामला खड़ा कर दिया है। दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे के टेंडर का मामला है और चीन की एक कंपनी को ये टेंडर देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास इसके सबूत भी हैं। ये सिक्योरिटी हार्म का भी मामला बनता है। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी और करप्शन दोनों का है। इन्होंने छोटी सी अपने करप्शन के लिए पूरे देश की सिक्योरिटी को ताक। अब आप क्या करेंगे आगे? क्या हम लोग सीबीआई सीबीसी में मांग कर रहे हैं और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और इस मॉडल के तहत पूरा वर्क ऑर्डर देने की तैयारी हो गई थी। टेंडर हो चुका, विधानसभा से पैसा पास हो चुका, बजट में सब कुछ है। लेकिन अब जब ये मौका आ गया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे और आरडब्ल्यूएस तय करेंगी कि कौन सी सेंसिटिव जगह हैं वहाँ लग जाएंगे, तो तुरंत एलजी साहब ने इस पे अड़ंगा डालते हुए इस पे एक कमेटी बना दी अचानक। अब ये कमेटी तय करेगी कैमरे कहाँ लगेंगे। आज की 21वीं सदी के भारत में हम कोशिश करते हैं कि अंधविश्वास किसी भी तरीके से हम हिंदुस्तानियों के बीच में ना रहे। लेकिन आइए आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां अंधविश्वास सबसे ज्यादा हावी होता दिखाई देता है। जिला अस्पताल के मेन गेट के सामने एक व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए एक तांत्रिक ने हवन और पूजा की। खास बात यह है कि हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने यह सब कुछ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आस्था के ऊपर चोट करना तो वाकई में लोगों को नागवारा गुजरता है। यह बात अलग है कि यह आस्था तथाकथित तौर पर रीति रिवाज या यूं कहें कि अंधविश्वास पर आधारित है। हॉस्पिटल की दहलीज पर उठता धुआं और उसमें कौन थे अंधविश्वास के सवाल। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। हैरानी इस बात की है कि तंत्र मंत्र का ये ड्रामा किसी खेत खलिहान में नहीं, बल्कि जिला हॉस्पिटल के बाहर ही चल रहा था। हॉस्पिटल में भूत का साया बताकर तांत्रिक तलवार, झाड़ू और आग से भरा कटोरा लेकर आ धमका। झाड़ फूक और हवन का ढोंग। वो अजीबोगरीब हरकतें करता रहा और लोग देखते रहे। दरअसल नीमच के कुंडलिया गांव में एक शख्स की मौत इसी हॉस्पिटल में करीब 35 साल पहले हुई थी। परिवार वालों की दलील है कि तब से परिवार में उथल पुथल मचा है और तनाव से मुक्ति के लिए तांत्रिक ने तंत्र मंत्र की गुट्ठी पिलाई और बेबस परिवार वाले उसमें डूब गए। यहाँ पे आए हॉस्पिटल तो यहीं गिरे, हम थे छोटे छोटे तक। किसने बोला था आपको यहाँ से ले जाने के लिए? ये हमारे जो दादा है, दादाजी जो हमारे देवता है, वो हमारे परिवार के। दुनिया जिसे अंधविश्वास मानती है, ये लोग उसमें आस्था खोजते हैं। खैर, सवाल हॉस्पिटल प्रशासन से है, जिनकी दहलीज पर यह सब होता रहा और वो तमाशा देखते रहे। जब ये सवाल सीनियर डॉक्टर से पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देकर किनारा करने की कोशिश में दिखे। धुआं जैसा उठ रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग यहाँ पर जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अगरबत्ती वगैरह लगा रहे हैं। तो खैर ठीक है, उनकी जो मान्यता थी उस हिसाब से मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी वहाँ पर हुआ क्या है उसकी पूरी जानकारी मेरे को नहीं।
आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ और हवन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र की दुकान भी चला रहे हैं। हॉस्पिटल की चौखट पर तंत्र मंत्र का ऐसा तमाशा हो तो सवाल लाजमी है कि अंधविश्वास नहीं तो क्या है। न्यूज़ नेशन।